ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है एकदम सही से? दिखाई दे रहा हूँ, परफेक्ट है सब कुछ। ओके सर, रिकॉर्डेड भी है क्लास वेब पर? यार ऐसा होता तो नहीं है यार, रिकॉर्डिंग क्लासेस ओपन नहीं होती हैं। हाँ, ऐसी दिक्कत बहुत टाइम पहले आती थी, उसके बाद अब तो नहीं आ रही यार दिक्कत। आप विंडोज, आपके पास कौन सी है? विंडोज 10 11 होनी चाहिए एटलीस्ट। पहली चीज तो ये है। ठीक है, ब्राउजर चेंज करके देख लो, ये दो चीजें करके देखो, माइट भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको। क्योंकि यही बेसिक प्रॉब्लम होती है कि आप विंडोज या तो पुरानी यूज कर रहे हो। चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अ, आज के सेशन में हम वही लोन्स एडवांसेस के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। कुछ और चीजें उसमें बताने वाली हैं आपको, जो आज मैं सेशन में करने वाला हूं। ठीक है, ओके। ठीक है, सबसे पहले आज मैं बात करूं, उस दिन मैंने आपको आई थिंक क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में मैंने बता दिया था, है ना? ये टॉपिक आपका हो चुका है। आज हम एक और टॉपिक इसी से संबंधित है, एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूं। आज मैं बात करूंगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। मतलब आज का जो पहला टॉपिक है वो है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं और कैसे ये सीआईआर से डिफरेंट है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से डिफरेंट है, सीआईसी से डिफरेंट है। ठीक है, देखिए क्रेडिट रेटिंग जो नाम है, इससे आपको नाम से कुछ कुछ हद तक आपको चीज क्लियर हो रही होगी। क्रेडिट मतलब यहां पर लोन से संबंधित है और रेटिंग मतलब किसी चीज को रेट करना। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक सेशन में यह बताया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है कस्टमर का कितना रिस्क है, कस्टमर की कितनी रेटिंग आती है, कस्टमर की कितना स्कोर आता है। बैंक्स के अपने इंटरनल मॉड्यूल होते हैं उसके थ्रू। ठीक है, ये चीज मैंने आपको याद होगा बताई थी। उसी तर्ज पर यहां पर एक तो यहां पर जो रेटिंग हम निकालते हैं, जो स्कोर हम निकालते हैं, उसके लिए हमारा एक इंटरनल मॉड्यूल होता है। एक और मॉड्यूल होता है और वो मॉड्यूल होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल, दैट इज द एक्सटर्नल। अब जो एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है, ये मॉड्यूल कौन सा हो गया भला? ये होती हैं कुछ एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यहां पर इनको रजिस्टर करवाया जाता है। रजिस्टर्ड एजेंसीज होती हैं किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास यहां पर रजिस्टर्ड एंटिटीज होती हैं जो कि एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम करती हैं, सीआरए का काम करती हैं। ठीक है, इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर पूरी की पूरी ए टू जी, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली, उसकी हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, सब कुछ ट्रैक करना, सब कुछ असेसमेंट करनी, एनालिसिस करनी और उसके बेस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी। अब ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, मैंने तो फिलहाल आपको बताया सेबी के पास रजिस्टर होती हैं, ये इंडिया की बात कर रहा हूं। इसी तरह की इंटरनेशनल लेवल की भी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, लाइक दी S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, है ना? इस तरह की जो कंपनी है आपकी, क्रिसिल वगैरह है, ये सारी की सारी कंपनी आपकी इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर काम करती हैं और इनका काम होता है इसी तरह की असेसमेंट करना। मगर इनकी असेसमेंट किसी व्यक्ति इंडिविजुअल से जुड़ी हुई नहीं होती, इनकी असेसमेंट जुड़ी होती है कंट्रीज से। लाइक दी आते हैं ना, S&P की, मूडीज की ये रिपोर्ट आई, है ना? उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्शन इतनी थी, ये थी, वो थी।
बोलते हैं ना। तो ये मूडीज, एस&पी या इस तरह की एजेंसीज जो हैं, फिच हुई आपकी, तो ये एजेंसीज इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी कंट्रीज को असेसमेंट करती है कि कंट्रीज के अंदर क्या पोटेंशियल है, कंट्रीज किस तरह से ग्रोथ करने वाली है। अब हम तो ये देख लेते हैं कि जीडीपी प्रोजेक्शन दी, हम तो सिर्फ जीडीपी प्रोजेक्शन की करंट अफेयर्स पढ़कर काम खत्म कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या आपको लगता है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो है, वो क्या जीडीपी प्रोजेक्शन देने के लिए बैठी है? नहीं। जो वो जीडीपी प्रोजेक्शन देती है, हम तो उतने ही न्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके आप तक प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट से उनकी पूरी रिपोर्ट रेलेवेंट नहीं होती है। उसमें से उन्होंने इतनी कहा है कि इंडिया की जीडीपी इतनी रहेगी, लेकिन इंडिया की जीडीपी इतनी रहेगी, इसको असेसमेंट कैसे किया है? इसकी असेसमेंट उन्होंने की है पूरी की पूरी इंडिया की जो रिकॉर्ड है पिछला, इंडिया ने कितना पैसा, इंडिया का बजट क्या चल रहा है, मतलब बजट होता है ना, पूरा पूरा बजट। पिछले साल इंडिया ने इतना बजट प्रपोज किया था, इतना एक्सपेंडिचर था, इतनी इनकम थी, इस बार कितना है, कितने किया है, क्या कमाया है, कितना लोन ले रखा है, कितना लोन रीपे कर रहे हैं, टाइम टू टाइम रीपे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीजें यहाँ पर ये एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है, ये यहाँ पर बताती हैं। इसको पूरा पूरा असेस करके उस कंट्री के बारे में रिपोर्ट तैयार होती है, और वो रिपोर्ट किसकी मदद करती है? वो रिपोर्ट मदद करती है और दूसरी कंट्रीज या दूसरी संस्थाओं की, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, एडीबी की, जिन ब्रिक्स बैंक जो है आपका, इसके अलावा यहां पर इनकी मदद करके क्या होता है, जब आपके पास न्यूज आती है ना कि एडीबी ने इंडिया के इस प्रोजेक्ट को इतना पैसा दिया, एनडीबी ने इतने प्रोजेक्ट को इतना पैसा दिया, 15 साल के लिए लोन दिया गया है, इतने ब्याज पे दिया गया है, इस तरह की न्यूज आती है ना। अब मान लीजिए एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन देना है किसी एक पर्टिकुलरली कंट्री को। अब एडीबी को क्या पता लगे इस कंट्री के बारे में? या तो एडीबी खुद से असेसमेंट करे, वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है, लेकिन वो ऐसी एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर भी डिपेंड रहता कि इनकी रिपोर्ट में क्या कह रखा है, इनकी रिपोर्ट में क्या है। एक मैंने किसी पर्सन को लोन दिया है, उस पर्सन के बारे में मेरी एक राय, अकेली मेरी राय किसी भी तरह की हो सकती है। मान लीजिए उस पर्सन ने मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, कल को फॉर एग्जांपल आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ना, आपको छोड़ के चलेगी, कल को आप बैंक में नौकरी लग गए, बैंक में नौकरी लगने के बाद उसके जो पिताजी थे, है ना, वो आए आपके बैंक में लोन लेने के लिए, आपके पास सामने बैठे हैं। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्या राय क्या होगी? कहीं ना कहीं तो दिल में चोट पहुंची थी, है ना, हिस्ट्री में। थोड़ा थोड़ा अवॉइड करोगे, यार इनको लोन नहीं देना, है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो वो वाली सिचुएशन वहां पर हो सकती है ना। तो एक तरह से कहीं ना कहीं बायसिज्म हो सकता है, तो इसीलिए सेकंड ओपिनियन लेना अनिवार्य होता है। तो सेकंड ओपिनियन में यहाँ पर ऐसी रेटिंग एजेंसीज की मदद ली जाती है एडीबी, आईएमएफ के द्वारा, कि भाई हम लोन तो दे रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्री के बारे में, बताओ जरा, इसको लोन देना कितना सही है? हाँ भाई रिपोर्ट लाओ। तो वो रिपोर्ट पूरी पढ़ी जाती है, इस कंट्री के बारे में पिछला क्या रिकॉर्ड है, आगे क्या फ्यूचर प्रोजेक्शन है, क्या बजट है, वगैरह वगैरह, पूरा एक समराइज करके उनको रिपोर्ट दी जाती है, और उसके बेस पर ये लोग उनको लोन दे देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो कंपनीज हैं ग्लोबल लेवल पर ये तो काम कर रही हैं, और मैं अब आता हूं वापस से इंडिया की इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर। इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ये भी इसी तरह का काम करती हैं, बट ये थोड़ा सा स्मॉल लेवल पे, स्मॉल लेवल मतलब इन कंपैरिजन टू द ग्लोबल लेवल स्मॉल लेवल है, वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा लेवल होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन निकाल ली है, उस गाइडलाइन के अनुसार, उन गाइडलाइन के अनुसार यहां पर जो भी यहां पर लोन होता है 5 करोड़ या उससे ऊपर का, 5 करोड़, जो भी लोन होगा 5 करोड़ या उससे ऊपर का, उससे रिलेटेड यहां पर आपका जो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं हमारे पास, सीआरएज हैं, उनसे उसकी रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी। 5 करोड़ से नीचे कंपलसरी नहीं किया गया, बनवाने को बनवाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर आपको यहां पर कोई भी लोन बैंक देगा तो उसके लिए एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। यानी कि मान लीजिए 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ का लोन लेने जा रहा हूं, तो बैंक का अपना इंटरनल रेटिंग मॉड्यूल तो है ही है, स्कोरिंग मॉड्यूल तो है ही है। इसके अलावा यहां पर एक्सटर्नल जो सीआरएज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, उनसे भी यहां पर सारी की सारी उस कंपनी के बारे में रिपोर्ट बनाई जाएगी। ये एक इंडिपेंडेंट संस्था होती है,
इसका बैंक की ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता। ये उनके खुद के ऑफिशियल जो होते हैं वो जाएंगे इनके पास, कस्टमर के पास, इनसे सारी सारी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो उनको चाहिए वो लाएंगे और आगे यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे एक रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट भी कस्टमर को दी जाती है और कस्टमर हमें वो रिपोर्ट ला कर देता है। बैंक्स यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। हम एज सच हमारे टाई अप भी नहीं होते हमारे इन रेटिंग एजेंसी के साथ। हम तो कस्टमर को बोल देते हैं ये रेटिंग एजेंसी है, इनमें से किसी रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग करवा लीजिए और हमें रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। तो ये रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास, हमारी खुद की असेसमेंट बैंक की इंटरनल और जो एक्सटर्नल असेसमेंट है इनकी, इन दोनों को समझकर पढ़कर अच्छे से एनालाइज करके और एन नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं उन सबको एनालाइज करके हम ये डिसीजन ले सकते हैं, ले पाते हैं कि इसको लोन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी, एक एक्स्ट्रा सेकंड ओपिनियन हो गया कि मैं लोन दे रहा हूं तो मैं इसके एनालिसिस जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। और सेकंड ओपिनियन जो है उस पर्सन के हिसाब से क्या सही है कि उस पर्सन के हिसाब से इस पर्टिकुलरली कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनकी क्या राय है। ठीक है, अब जो रेटिंग दी जाती है, जैसे मैंने आपको याद होगा मैंने उसमें स्कोर में जो लेक्चर दिया था उसमें स्कोर बताया था, कुछ बैंक्स जो होते हैं जिसमें 1 से 10 तक स्कोर दिया जाता है, कुछ बैंक्स में 1 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है ना। इस केस में 1 बेस्ट होता है, 10 वर्स्ट होता है। इस केस में जितना 100 की तरफ जाते जाएंगे उतना वो स्कोर बेस्ट होता रहेगा। उसी तरह से जो सीआरएज होती हैं ये आपकी रेटिंग देती है अल्फाबेट्स में। अल्फाबेट्स में कैसे देती है? ये देती है रेटिंग लाइक दिस: ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, ठीक है, बी, बी, सी, डी, इस तरह से यहां पर ये रेटिंग देती है। ठीक है, ये इनकी एक नॉमेनक्लेचर है रेटिंग देने का, जिसमें जो ये वाला है पोर्शन, मतलब अब ए वाला पोर्शन इज द बेस्ट पोर्शन कि बेस्ट है ये कंपनी अगर ये रेटिंग आती है। डी इज द वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर किसी की डी आती है तो बैंक को यहां पर अवॉइड करना चाहिए इसको लोन देने से। बी ए भी आती है तो हाँ ठीक है बैंक दे सकता है, सोच लेता है, लेकिन सी डी में बैंक यहां पर कतराता है, सी में, डी में तो बिल्कुल बैंक को देना ही नहीं चाहिए लोन, ऐसी सिचुएशन होती है। अब यहां पर जिस तरह से यहां पर रेटिंग इसकी कम होती है उस हिसाब से ही बैंक का रिस्क भी बढ़ जाएगा। और मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में यह भी बताया था कि जितना बैंक का रिस्क ज्यादा होता है उतना बैंक उससे जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा चार्ज करता है कि नहीं करता? सही कह रहा हूं? ये बात समझ में आई होगी, पहले भी हमने की है इस बात को। ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो बैंक ने अपने इंटरनल मॉड्यूल से तो रिस्क देख लिया था, असेसमेंट कर लिया था, इससे उसने इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया था। उसी तरह से जिस तरह से उसकी ये वाली रेटिंग आएगी, अगर लोन 5 करोड़ से ऊपर का है तो उसके हिसाब से भी हम यहां पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर हमने अपना जो इंटरनल मॉड्यूल है और एक्सटर्नल मॉड्यूल जो है इनका एक यहां पर मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स पता है क्या होता है? मैट्रिक्स मतलब वो एक ऐसा ऐसा डब्बा सा होता है ना, एक ऐसे करके, है ना, जैसे इधर 1 2 3 4 लिख देंगे, इधर A AA B C D ऐसे लिख देंगे, है ना। तो ये ऐसे हम रेटिंग बना देंगे कि अगर मान लीजिए हमारी 2 है और इधर B है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अगर इधर 4 है, इधर A है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह का एक मैट्रिक्स हमारे बैंक हमें प्रोवाइड करता है, हर एक बैंक अपने अपने एम्प्लॉइज को। सो ये चीज यहां पर आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है यहां पर आपकी ABCD 1 2 3 4 इस तरह से स्कोर होता है जो आपका, उसके अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ इंटरेस्ट उस कस्टमर का डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि कोई भी एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसी जब भी अपनी रेटिंग देती है तो वो कस्टमर को रिपोर्ट प्रोवाइड कराती है। अब कस्टमर के ऊपर है कि वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर कस्टमर उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता है और उस रिपोर्ट को बैंक में जमा कराता है तभी वो वैलिड मानी जाती है। जब तक अगर कस्टमर उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता कि तुमने मेरी रेटिंग तो कर दी लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मेरी रेटिंग सही नहीं है, मैं ये मानता हूं, मैं दूसरी किसी कंपनी से कराऊंगा रेटिंग, ठीक है, तो वो रेटिंग वैलिड नहीं मानी जाती है। एक हमारे यहां ही केस था, मैंने केस देखा था, उस केस में एक्सटर्नल रेटिंग उसकी डी आ गई थी।
ठीक है, काफी बड़ा करोड़ों अमाउंट का केस था, वो वाला बड़ा केस था। ठीक है, उसको टर्म लोन देना था, तो छोटा मोटा नहीं था वो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बिल्डिंग्स वगैरह थी। उसकी रेटिंग डी दे दी थी एक्सटर्नल रेटिंग ने। अब जब रिपोर्ट आई तो कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं की वो रिपोर्ट। कस्टमर कहता मैं, मेरी हो ही नहीं सकती डी रेटिंग। उसने दूसरे किसी एक और एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसी से रेटिंग कराई, उसने थोड़ी सी उसको, आई थिंक उसकी फिर बी आ गई थी रेटिंग। तो अब है ना, ये केसेस भी होते हैं। ठीक है, अब भगवान जाने की क्या रेटिंग एजेंसीज के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मतलब वही बात है कि हर एक जगह पर देख लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाइसिज्म, कोई ना कोई इंटरनल, क्या बोलते हैं उसको, कमी, है ना, वो देखने को मिल ही जाती है। अपने अकॉर्डिंग चीजों को घुमा दिया जाता है। ये चीज भी एक जगह एक बार हुई थी, जो मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से। ठीक है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें इस मामले में भी। आपका कुछ उसमें लाइबिलिटी नहीं है। आप ये मत सोचना सर फिर ये तो गड़बड़ होगी सर, कल को ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो आपको क्या लेना देना। आपका उसमें, आपको तो एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसी ने बी दे दी तो बी है, आपको उससे मतलब नहीं है कि उसकी डी आई थी, बी आई थी। आपको तो कस्टमर ने दी है रिपोर्ट, कस्टमर के साइन होंगे, एक्सेप्टेंस होगी कस्टमर की, और रिपोर्ट आपके पास हो। क्या आपको क्या लेना देना किसी और ने डी दी है, ई दी है, एफ दी है, या ए दी है, बी दी है। आपको तो जो रिपोर्ट आपके पास आई वही सही है। वो तो बाई चांस, मतलब कि वो रिपोर्ट ऐसे दिख गई थी, हो सकता है कि कस्टमर ना प्रोवाइड कराता तो ना प्रोवाइड कराता, हमें क्या पता लगता। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं देख लूंगा पिंक को, मेल कर दिया, देख लेंगे। ये क्लियर है टॉपिक क्रेडिट रेटिंग वाला, एकदम से अच्छे से समझ में आ गया। कोई समस्या, कोई डाउट है तो बताओ। ओके, ठीक है। सर, हाउ क्रेडिट स्कोर्स कैलकुलेटेड फॉर एन आईएनडी? आईएनडी मतलब आई थिंक इंडस्ट्री, अच्छा, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के लिए क्रेडिट स्कोर। आई थिंक अभिषेक तुमने फिर वो एक क्लास मिस कर दी। मैं ऑलरेडी ये वाली चीज करा चुका हूं। जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सिर्फ और सिर्फ जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उन्हीं के लिए है। किसी इंडिविजुअल को आप 5 करोड़ का लोन थोड़ी ना दोगे। किसी, मैं 5 करोड़ का लोन लेकर किस लिए लूंगा? मैं 5 करोड़ का लोन, मतलब मैं हाउसिंग लोन बनाने के लिए अकेला, मेरी इतनी इनकम होगी कि मैं अकेला 5-6 करोड़ का हाउस बना लूंगा, उसके लिए लोन मिल जाएगा? इतनी मेरी इनकम हो सकती है इंडिविजुअल लेवल पे? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती है। ऑर्गेनाइजेशन को ही लोन देने के लिए ये वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम करती हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं। और रही बात जो तुमने इंडिविजुअल स्कोर की बात करी, वो वाला इंडिविजुअल स्कोर जो तुम ये वाला पूछ रहे होगे, मुझे लगता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी वाला पूछ रहे होगे, जो स्कोर आता है, सिबिल स्कोर वगैरह आता है, वो चीज मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो आई थिंक वो क्लास तुम्हारी मिस हो चुकी है, वो क्लास को देख लेना, है ना। उस क्लास में डिस्कस किया जो शायद तुम पूछ रहे हो। ठीक है, इंडियन सीआरए की एग्जांपल, टोटल 5 कंपनीज हैं इंडिया में जो यहाँ पर सीआरएज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मैं जो पीडीएफ दूंगा ना तुम्हें, उसके अंदर नाम लिखे होंगे उनके। ठीक है, 5 एजेंसीज हैं। पहले 6 हुआ करती थी, लेकिन एक जो एजेंसी है उसको हटा दिया गया था हाल ही फिलहाल में।
यहाँ पर ब्रिक वर्क नाम की एजेंसी को उसको हटा दिया गया था और अब ये एक टोटल 5 रह गई हैं, सेबी के द्वारा इनको अप्रूवल दिया जाता है। ओके, आगे चलें। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूं सिक्योरिटीज से जुड़ा हुआ। ये पूरा टॉपिक आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। जितना आज होता है मैं उतना करवा देता हूं आज, ठीक है। जब भी बैंक में लोन्स एडवांसेस लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, ऑब्वियस आपके द्वारा लिए जाते हैं, कस्टमर के द्वारा, बैंक के द्वारा, तो एक सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी मतलब कोई चीज, ऐसी चीज जो बैंक मांगता है, भाई साहब गिरवी रख दीजिए हमारे पास, तभी हम आपको पैसा देंगे, यही होता है ना, ठीक है। ओके, ब्रिक वर्क एडिड अगेन, आई थिंक सो। एक बार कंफर्म कर लेना बेटा, थिंक तो नहीं चलेगा ना, कंफर्म करो फिर बात करेंगे। सो सिक्योरिटीज, गिरवी रखना किसी चीज को। अब गिरवी क्या चीजें रखी जाती हैं, गिरवी क्या चीजें रखी जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास गिरवी रखने के लिए। आप यानी घर ले रहे हो तो एक हाउस गिरवी रख देते हो, आप बिजनेस लोन ले रहे हो तो शॉप गिरवी रख देते हो, है ना, ठीक है। आपकी दुकान पे जो सामान पड़ा है स्टॉक, वो गिरवी रखा जा सकता है। आपने जो उधार दिया है लोगों को, जिनको हम डेटर्स कहते हैं, वो गिरवी रखे जा सकते हैं। आपने गोल्ड लोन लिया है तो गोल्ड गिरवी रखा जा सकता है ना। इस तरह की बहुत सारी आइटम्स होती हैं जो आप बैंक में गिरवी रख सकते हो, जिनके गिरवी रखने के बदले में बैंक आपको किसी तरह का अलग अलग तरीके का लोन दे देता है, ठीक है। ओके, अब ये जो गिरवी रखना होता है, सिक्योरिटीज होती हैं, ये 2 तरीके की सिक्योरिटीज होती हैं हमारे पास। एक सिक्योरिटी होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कोलेक्टरल सिक्योरिटी। अब ये प्राइमरी और कोलेटरल का क्या मतलब हुआ। प्राइमरी सिक्योरिटी, ओके मनीष देखते हैं, जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, ये सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी होती है जो जिस पर्पज से आपने लोन लिया है उसी चीज को अगर आप गिरवी रखते हो, जिस पर्पज से आपने लोन लिया है उसी चीज को अगर आप गिरवी रख रहे हो तो वो आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कैश क्रेडिट लिमिट दी थी, याद है आपको टॉपिक। अच्छा यार एक और चीज है, अगर कोई भी स्टूडेंट सीधा इस क्लास में आ रहा है ना, तो बेटा यार अगर सीधा इस क्लास में आ रहा फिर बहुत चीजें आप मिस कर दोगे। इट्स बेटर जितने पहले सेशन 15 सेशन हो चुके हैं उनको देखने के बाद इस सेशन में आना, तब जाके चीजें और ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी, नहीं तो फिर वो गड़बड़ होती रहेगी, ठीक है। तो यहां पर आपका जो कैश क्रेडिट लिमिट थी जो मैंने दी थी, इसमें आप कैश क्रेडिट लिमिट क्या देते हो, क्या देते हो, आपने जो आपके पास जो स्टॉक है, जो उधारी पे बिका, जो गैप क्रिएट हुआ, वर्किंग कैपिटल गैप, उसके लिए आपने सीसी लिमिट दिया। तो यानी कैश क्रेडिट लिमिट में जो आपको लिमिट दी जाती है, क्या चीज परचेज करने के लिए, स्टॉक परचेज करने के लिए दी जाती है, ठीक है। या फिर आपने जो लोगों ने आपसे उधार लिया है, यानी कि जो डेटर्स हैं, उनको यहां पर फिल करने के लिए ली जाती है। स्टॉक एंड डेटर्स होते हैं ना, मेनली तो यही होते हैं कि उसने मेरे से उधार ले लिया, मेरे पास पैसा नहीं है और पैसा और सामान लेने के लिए, तो मैं डेटर्स, एक प्रकार से मेरे डेटर्स है ना, जो उधारी की गई है, मेरे पास पैसों की कमी है, इसी वजह से मैंने लोन लिया। डेटर्स ही ना होते तो मैं लोन क्यों लेता, मेरे पास स्टॉक पड़ा होता, मेरे पास खुद का पैसा होता, तो मैं लोन नहीं लेता। तो बेसिकली कैश क्रेडिट लिमिट के ऊपर फोकस मैंने तब भी बताया था, स्टॉक और डेटर्स के लिए किया जाता है। तो मैं कैश क्रेडिट लिमिट अगर ले रहा हूं और मैं स्टॉक एंड डेटर्स के पर्पज से ले रहा हूं, सो पर्पज मेरा सीसी लिमिट में क्या हो गया, स्टॉक एंड डेटर्स।
और अगर मैं इन्हीं स्टॉक डेटर्स को बैंक में गिरवी रख रहा हूं, जो मेरा पर्पस था उसी चीज को बैंक में गिरवी रख रहा हूं, तो स्टॉक एंड डेटर्स कैश क्रेडिट लिमिट के केस में जो स्टॉक एंड डेटर्स हैं वो मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाएंगे, वो मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं इस पर्टिकुलरली चीज को मैं गिरवी दे रहा हूं बैंक को, ठीक है, ओके डन। इसके अलावा भी बैंक अगर मुझसे और सिक्योरिटी ले रहा है, लाइक दी मैंने कैश क्रेडिट लिमिट ली अब 1 करोड़ की 2 करोड़ की ली, तो 1 करोड़ 2 करोड़ इतना बड़ा लोन लूंगा तो और भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। मैंने कोई शॉप दे दी, कोई बिल्डिंग अपनी दे दी, कोई अपना घर गिरवी रख दिया, किसी भी तरह की और एक्स्ट्रा गिरवी रखी चीज, जिस पर्पज से लोन लिया वो पर्पज तो गिरवी रख ही दिया, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी अगर गिरवी रखूंगा तो उसको मैं यहां पर कहूंगा कोलेट्रल सिक्योरिटी। और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार है, मैंने कार लोन लिया, कि किसके लिए, कार परचेज करने के लिया, तो कार को जो मैं बैंक में गिरवी रखूंगा तो उसको मैं कहूंगा प्राइमरी सिक्योरिटी। और कार के केस में और कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं ली जाती है, तो कार के केस में कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होगी। ठीक है। अगला देखते हैं, आपने किसी तरह का एजुकेशन लोन लिया है। एजुकेशन लोन में क्या होता है, एजुकेशन लोन में यहां पर जो 7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन होता है उसमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये यहां पर कंडीशन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि 7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि यहां पर 7.5 लाख तक का नहीं, बेसिकली 4 लाख तक का लोन जो है वो बिना किसी सिक्योरिटी के होता है। और 7.5 लाख मतलब 4 से 7.5 लाख का जो गैप है बीच में, ये इसमें आपको यहां पर देनी होती है, क्या देनी होती है, आपके पेरेंट्स की पर्सनल गारंटी, आपके पेरेंट्स की पर्सनल गारंटी। और उसके ऊपर अगर 7.5 से ऊपर जाते हैं तो आपको यहां पर सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि सर मान लीजिए मैं चलो सिक्योरिटी देता भी हूं किसी तरह के एजुकेशन लोन के केस में, तो मैं यहां पर तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर सर सिक्योरिटी देता हूं तो मैं एजुकेशन लोन के केस में प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगी मेरी, बताओ भला आप बताओ, एजुकेशन लोन के केस में प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगी। हाँ मनीष मैंने मैसेज देख लिया, कर देखता हूं मैं आज ना। एजुकेशन लोन के केस में प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगी बताओ। नो वन। एक लिख रहा है 4 लाख। 4 लाख क्या चीज, मतलब 4 लाख रुपए, फिर अगर मैं रुपए ही गिरवी रख रहा हूं तो मुझे लोन लेने की क्या आवश्यकता पड़ी। एक लिख रहा है एजुकेशन डिग्री। एजुकेशन डिग्री को गिरवी कैसे रख सकता है बताओ। एजुकेशन डिग्री, आपने एजुकेशन लोन लिया है, किसके लिए लिया है, एजुकेशन डिग्री को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। जब एजुकेशन डिग्री मिल गई, नौकरी मिल गई, उसके बाद एजुकेशन लोन पे करना पड़ेगा ना। तो अभी तक आपके पास एजुकेशन लोन लेने गए हो तो आपके पास डिग्री कहां से आएगी, वेरी फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे आपके पास डिग्री आ जाएगी। ये कौन सी भाई साहब यूनिवर्सिटी है जो पहली क्लास शुरू हुई नहीं और डिग्री पहले दे दी, उसको डिग्री को मैंने गिरवी रखना है बैंक में। एक लिख रहा पेरेंट्स, पेरेंट्स को गिरवी रखोगे, पेरेंट्स को गिरवी रखोगे तुम लोग, कौन से जमाने में जी रहे हो, क्या बात कर रहे हो। भाई मुझे भी बता दो, पेरेंट्स को गिरवी रखने वालों, डिग्री को गिरवी रखने वालों, कुछ मॉनिटरिंग पीरियड होगा, आई मीन पेरेंट्स प्रॉपर्टी।
बेटा वही तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगी, और मैं बात कर रहा हूं इस अमाउंट की 7.5 लाख से नीचे की। मैं प्राइमरी सिक्योरिटी बात, प्रॉपर्टी तो कोलेटरल हो गई। एजुकेशन लोन, मैंने अभी आपको प्राइमरी कोलेटरल का तुम्हें कंसेप्ट, अगर अगर अभी भी डाउट है, तुम्हें प्राइमरी कोलेटरल का कंसेप्ट समझ नहीं आया, फिर इसका मतलब तो ये है, अगर तुम अभी भी कह रहे हो कि सर 7.5 हम कोलेटर वो दे देंगे, फैमिली की प्रॉपर्टी दे देंगे, ठीक है, कैसे पॉसिबल है? मैंने ये बोला कि जिस पर्पज से आप, जो पर्पज है आपका लोन लेने का, वो पर्पज अगर आप है और उस पर्पज के लिए जो चीज कर रहे हो, उसी चीज को अगर आप लोन के, उसी चीज को अगर आप गिरवी रखते हो, उसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। मान लीजिए कार आपने ली है, कार लोन लिया है और कार ली है, तो कार को जब गिरवी रखोगे, दैट इज द प्राइमरी सिक्योरिटी। एजुकेशन लोन के केस में आपने लोन किस लिए लिया है? एजुकेशन डिग्री लेने के लिए लिया है, तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी प्राइमरी सिक्योरिटी कैसे हो सकती है? पेरेंट्स की प्रॉपर्टी अगर 7.5 लाख से ऊपर लेनी है, 7.5 से नीचे तो है ही नहीं, 7.5 लाख से ऊपर की सिक्योरिटी अगर लेनी है तो प्राइमरी नहीं होगी, वो कलेक्टरल सिक्योरिटी होगी। तो एजुकेशन लोन के केस में, एजुकेशन लोन के केस में कोई भी प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं होती है। एजुकेशन के केस में कोई भी प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं होती है। एजुकेशन लोन के केस में केवल कोलेटरल सिक्योरिटी होती है, जो कि यहां पर आपकी 4 लाख तक भी ही कुछ नहीं होती है, सिक्योरिटी होती नहीं है, जीरो सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी। 7.5, 4 से 7.5 के बीच में पर्सनल गारंटी होती है, पेरेंट्स की गारंटी होती है, जैसे प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, वैसे एक तीसरा पोर्शन होता है गारंटी का, कि किसी पर्सन की गारंटी लाके दे दो। अब गारंटी का मतलब यह हुआ कि अगर वो जो पर्सन है जिसने लोन लिया वो नहीं चुकाता है पैसा, तो जो जिसने गारंटी दी है वो उसके बिहाफ पर पैसा चुकाएगा। पर्सनल गारंटी का मतलब ये होता है। तो पेरेंट्स की पर्सनल गारंटी होती है 7.5 तक, और 7.5 से ऊपर तो हम सिक्योरिटी डिमांड कर सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स का घर हो, चाहे खुद के नाम से घर हो, कुछ भी हो, हम उसको सिक्योरिटी के रूप में ले सकते हैं, लेकिन वो भी कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाएगी, प्राइमरी सिक्योरिटी वो भी नहीं कहलाएगी। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज प्राइमरी सिक्योरिटी है, क्या चीज कोलेटरल सिक्योरिटी है। और एग्जांपल ले लो, आप पूछो और कोई लोन, किसी टाइप का लोन, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं उस लोन में कौन सी प्राइमरी होगी, कौन सी कोलेटरल होगी। हाँ जी, इसमें एनपीए होने के चांसेस हो रहते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो एनपीए के ऊपर फिर बात करेंगे। होम लोन, होम लोन के केस में ले लो, हाउसिंग लोन है मान लीजिए, हाउसिंग लोन मैंने किस लिए लिया है? घर बनाने के लिए लिया है, घर को परचेज करने के लिए लिया है, तो उसमें प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगी? घर, हाउस, ठीक है। और इसमें जरूरी नहीं है कि कोलेटरल सिक्योरिटी हो, इसमें के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी से भी काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ, पर्सनल गारंटी हो सकती है, बैंक चाहे तो ले सकता है, जो जिसने लोन लिया है उसी की पर्सनल गारंटी या फिर किसी और पर्सन की पर्सनल गारंटी ली जा सकती है, ठीक है। पर्सनल लोन के केस में किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। पर्सनल लोन के केस में केवल और केवल आपकी जो सैलरी अकाउंट होता है ना, जो सैलरी अकाउंट होता है, उस अकाउंट को हम यहां पर अपने पास ओपन करवाते हैं, और उस अकाउंट में हम, इन केस वो पैसा नहीं देता है हमें, तो उस अकाउंट से हम पैसा ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेते हैं। उसकी सैलरी जैसी आती है वो सैलरी कटकर हमारे लोन खाते में आ जाती है। इस तरह का प्रोविजन हम पर्सनल लोन के केस में करते हैं। सर तो फिर यहाँ बहुत रिस्क होता है, तो फिर कैसे इंश्योर करें एनपीए के चांसेस मिनिमम हो जाएं? एजुकेशन लोन इज द मोस्ट 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 रिस्कीएस्ट लोन माना जाता है। मतलब मेरे लिए इंग्लिश थोड़ी सी मेरी अलग लेवल की, तो मोस्ट 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 ज्यादा लगा लिया, द मोस्ट मोस्ट जो भी आता है। एजुकेशन लोन 7.5 लाख तक का, 7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन बहुत ही रिस्कीएस्ट लोन में आपका माना जाता है, कवर किया जाता है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती है। और साथ ही साथ इसमें ये भी चांसेस होते हैं कि जो व्यक्ति जो एजुकेशन लोन ले रहा है, लिया है, अब अभी तो देखो मैं किसी तरह का एजुकेशन लोन, मान लीजिए मैं हाउस लोन दे रहा हूं किसी व्यक्ति को, तो मुझे पता है ये मेरा शहर है, ये
10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में ये बंदे ने घर बनाया है, ठीक है, मैं जाकर देख लूंगा, घर यही है उसका, घर कोई उठा के कहीं लेके तो जा नहीं रहा रातों रात, है ना। कार लोन है तो कार उसका घर तो कहीं होगा, कार चाहे मर्जी ले जाए, कार चाहे विदेश में ले जाए, लेकिन घर तो वही है, रहेगा तो वही। एजुकेशन लोन में एक और चीज दिक्कत होती है कि उसमें जिस व्यक्ति को लोन दिया गया है, जिस बच्चे को लोन दिया गया, उसका पता ही नहीं है कोई नौकरी कहाँ लगेगा। अब्रोड चला गया, विदेश में जाएगा तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, है ना। यहाँ का रहने वाला, राजस्थान का रहने वाला, नौकरी बेंगलोर करने गया तो बेंगलोर से वापस आएगा ही नहीं आएगा। बाद में पेरेंट्स, मैं रियलिटी बताता हूँ, बाद में आप पेरेंट्स जाते हैं, बच्चा तो चला गया बेंगलोर, नौकरी लग गई, सब कुछ लग गई, अब क्या है, बच्चा माता पिता से अलग हो गया। जब माता पिता को ही वो पैसा नहीं भेज रहा है अपना रोज खर्च का, तो वो लोन का पैसा काहे चुकाएगा। उसको पता है कि बैंक वाले बेंगलोर में तो आएंगे नहीं, क्या आएंगे, क्या करेंगे, मेरा कुछ नहीं करेंगे, सिक्योरिटी मैंने कोई दी नहीं हुई है, जाएंगे तो मेरे पेरेंट्स के पास जाएंगे, मेरे पेरेंट्स को मैं खुद ही नहीं पूछता, जाओ पेरेंट्स के पास ले लो। वो बेचारे पेरेंट्स परेशान, क्योंकि वो लोकल रहने वाले होंगे, वो भी ये कह देंगे बेटा हमारे हमारे को पैसा नहीं देता, आपको क्या पैसा देगा। ये केसेस आम बात है एजुकेशन लोन के, ठीक है। फिर बैंक्स उसके खिलाफ केस करता है, कोर्ट केस वगैरह होते हैं, बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं उस चीज को रिकवर करने के भी, इन केस सिक्योरिटी नहीं दी जाती उस केस में भी। तो वो जब मैं चैप्टर कराऊंगा एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जैसे होती हैं, कौन कौन से टाइप की होती हैं, और फिर उनको कैसे रिकवरी किए जाते हैं, तब हम डिस्कस करेंगे कि इस केस में भी रिकवरी कैसे होती है, कैसे इंश्योर किया जाए कि रिकवरी को किया जाए, ठीक है। ओके, अभी उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, एनपीए और उसके रिकवरी का तरीका। आई होप कि पॉइंट सही समझ में आ गया होगा आपको, और ये वाला क्लियर होगा। एनी अदर डाउट इसमें किसी भी तरह का? हाँ बिल्कुल, पिंकू बताया था, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछो। ठीक है, चलो। ओके, सो दैट्स इट, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं, ठीक है। कल हम कंटिन्यू करेंगे सिक्योरिटी वाले पोर्शन को, ठीक है। कल इसी सिक्योरिटी से आगे, प्राइमरी कोलेटरल के आगे, कुछ टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, कुछ टाइप ऑफ मैकेनिज्म जिसके थ्रू यहाँ पर सिक्योरिटी रखी जाती है, वो करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, कल जो क्लास होने वाली है ना मेरी, कल सुबह इस क्लास 7:30 बजे ही होगी, ठीक है। इस 7:30 बजे की क्लास में जो चीज मैं कल करवाने वाला हूँ, वो मैंने पहले कभी भी किसी भी, जो भी मैंने पहले बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्सेज कहीं पर भी लिए, मेरे प्रीवियस इंस्टीट्यूशन में वगैरह, वहां पर भी नहीं कराई हुई, ना ही मैंने कभी यूट्यूब पे वो चीजें समझाई हुई है। कल की क्लास बहुत ही एक अलग यूनिक क्लास होने वाली है, मतलब फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सच काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो कल की क्लास काफी अच्छी रहने वाली है आपके लिए भी, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बोलूंगा। तो अगली की क्लास में काफी स्टूडेंट्स आएंगे, तो आप भी मैसेज पहुंचा देना उनके लिए, जो पुराने स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते थे, पढ़ चुके हैं। बैंकिंग अवेयरनेस इज अ वन टाइम शो, एक बार कर लिया बस, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आ गया, ओके, बस इतना ही होता है, उसमें बार बार करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। तो वो, और प्लस कल आपके पेड यूजर्स के लिए कल से मैंने एक नई चीज स्टार्ट की है, आई होप कि आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची तो मेरी बात सुनकर जाना। कल एवरी ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी फ्राइडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को, हर एक ट्यूसडे और फ्राइडे को 8:30 बजे सुबह से लेकर 9:30 तक 1 घंटा, 1 आवर की मैं एक क्लास लिया करूंगा। ये परमानेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड दिखे मुझे, तो मैं पहले बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड दिखे, अगर आपने इंटरेस्ट कम किया फिर मेरा भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मैं एवरी ट्यूसडे, एवरी फ्राइडे 8:30 बजे सुबह 1 घंटे की क्लास लिया करूंगा, जिसमें मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स कराया करूंगा, वीकली, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स में क्या कराऊंगा, मैं शुरुआत कर रहा हूं अक्टूबर से। कल हम अक्टूबर की फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे,
और ये जो रिवीजन होगी, ये रिवीजन होगी एमसीक्यूज के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ऐसा नहीं कि आपको कोई टेस्ट होगा। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ टेस्ट, जो क्वेश्चंस दूंगा आप मुझे आंसर दोगे पोल में या कमेंट्स में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिस इज गोइंग टू प्योर एमसीक्यूज बेस्ड करंट अफेयर सेशन। मैं एमसीक्यूज आपको दूंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी रहेगी, उससे जुड़े हुए जो भी तमाम फैक्ट्स हैं प्रेजेंट के, हिस्ट्री के, वो सारे के सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। इस फॉर्म में मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं क्या, इस फॉर्म में मैं आपको करवाने वाला हूं एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन वीकली करंट अफेयर्स की। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं लेकिन वीकली पढ़ते हैं, मंथली पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये सेशन मस्ट वॉच है। कि अगर आप डेली बर्डन नहीं लेना चाहते, सर मुझे ना डेली वाला, मुझे सर वो 30-35 नंबर टारगेट नहीं करें, मेरे तो 10-15-20 नंबर आ जाएं, मैं तो उससे संतुष्ट हूं, लेकिन मैं डेली नहीं कर सकता सर, बोझ बहुत ज्यादा लगता है, तो उनके लिए ये सेशन रामबाण साबित होने वाला है। वीकली एमसीक्यूज का एक हफ्ते की करंट अफेयर्स को मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगा। मैं एक हफ्ते करंट अफेयर्स को एक पार्ट में नहीं कवर करने वाला कि एक हफ्ते करंट अफेयर्स एक दिन में करा दी, एक घंटे में करा दी, नहीं, मैं तसल्ली से कराऊंगा। यानी कि हफ्ते में 2 सेशंस में मैं आपको पूरे हफ्ते की रिवीजन करा दूंगा करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज के फॉर्म में। एमसीक्यूज मैं दूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा पूरे पूरे क्वेश्चन की, पूरे पूरे न्यूज की। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको आई होप सो काफी एक यूनिक सी चीज होगी। कुछ लोगों की आदत होती है डेली करने की, तो वो तो डेली मुझसे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से जुड़े हैं। कुछ लोगों की आदत होती है सर वीकली और मंथली करने के, सर डेली नहीं होता, मंथली मैगजीन पढ़ता हूं या मंथली पीडीएफ पढ़ता हूं, तो उनके लिए हफ्ते में 2 सेशंस आई थिंक टाइम मैनेज करना पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल नहीं होगा, है ना। हफ्ते में 2 सेशंस 1-1 घंटे के आप मैनेज कर सकते हो अगर आप पीडीएफ से पढ़ने वाले बच्चे होगी, सर पीडीएफ वाले बच्चे हैं सर, हम वीकली पीडीएफ मंथली पीडीएफ पढ़ते हैं, वीडियोस में नहीं बिलीव करते, तो उनके लिए ये सेशन इज अ रामबाण, जो आपकी पीडीएफ के अलावा अलावा आपकी मदद बहुत अच्छे से कर लेगा। ठीक है, ओके। तो कल आ जाना सुबह 7:30 बजे, तो चलो आ ही रहे हो आप डेली, कल 8:30 बजे ट्यूसडे एवरी फ्राइडे, ये अपने टाइम शेड्यूल में फिक्स कर लो। अगर मुझे काफी अच्छे बच्चे दिखे, इंटरेस्टेड बच्चे दिखे, इसको सेशन को कंडक्ट करने के लिए आने वाले, अटेंडेंस अच्छी लगी, तब मैं इसको आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। कंटिन्यू रहेगा, मतलब उसमें कुछ रुकेगा नहीं, कंटिन्यू ही रहेगा हमेशा। ठीक है, डे हो सकता है आगे पीछे कोई हो जाए, फिलहाल मैंने ट्यूसडे फ्राइडे ही सोचा है। डे हो सकता है आगे पीछे कभी फ्यूचर में करना पड़े, कोई टाइमिंग ऊपर नीचे करनी पड़े, वो चीज पॉसिबिलिटी है, लेकिन बंद तभी होगा जब आपने इंटरेस्ट कम किया, तब बंद कर दूंगा, नहीं तो टिल दैट टाइम ये चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मुलाकात करते हैं कल सुबह अपने नेक्स्ट सेशन में। 20 लाख के विनर बेटा, जो 20 लाख के विनर थे उनको मेल जा चुके हैं, ठीक है, उनको रिफंड भी जा चुके हैं अब तक तो।